आज हम बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करेंगे। यहाँ पे हमारा टॉपिक है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 32 आर्टिकल 32 के बारे में बात करेंगे और उसके साथ ही आर्टिकल 226 के बारे में भी बात करेंगे। तो ये हमारा टॉपिक सामान्य अध्ययन 2 में आता है और ये मौलिक अधिकारों और न्यायतंत्र से संबंधित है, जिसके लिए पॉलिटी से रिलेटेड है और पॉलिटी हमारा सामान्य अध्ययन 2 में पूछा जाता है अगर यूपीएससी के पेपर को देखें या यूपीपीसीएस के पेपर को देखें। तो अगर हमसे प्रीलिम्स के लिए कुछ अगर क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं तो इससे रिलेटेड अनुच्छेद 32 के बारे में पूछा जा सकता है और 226 के बारे में भी पूछा जा सकता है हमारे भारतीय संविधान के। इसके बाद मेंस में कैसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है या किस टॉपिक से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार के बारे में बात करनी, रिट जारी करने के अधिकार क्षेत्र के बारे में आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो अब हम लोग बात करेंगे हमारे संविधान के अनुच्छेद 32 के बारे में या इसी को बोले आर्टिकल 32 के बारे में। इसको क्या बोलते हैं? संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो यह एक मौलिक अधिकार है। सबसे पहले हमें समझ आना चाहिए कि यह भी एक मौलिक अधिकार है जो प्रत्येक नागरिक को, जो भारत का प्रत्येक नागरिक है, संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त अन्य मौलिक अधिकारों को लागू कराने के लिए सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष याचिका दायर करने का अधिकार देता है। ठीक है, तो ये जो हमारा 32 अनुच्छेद है ये क्या करता है? जो हमारे दूसरे बाकी के मौलिक अधिकार हैं, फंडामेंटल राइट्स हैं, उनको लागू कराने के लिए आप जा सकते हैं, कोई भी नागरिक जा सकता है सर्वोच्च न्यायालय में। तो इस तरह का अधिकार हमें ये प्रदान करता है। हम सर्वोच्च न्यायालय पे याचिका दायर कर सकते हैं अगर हमारे मौलिक अधिकारों का हनन होता है और हम उनको लागू करवाना चाहते हैं। ठीक है, बहुत सिंपल सी चीज है। इस तरह से हम कह सकते हैं कि संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो कि आर्टिकल 32 में हमको दिया गया है, स्वयं में कोई अधिकार ना होकर अन्य मौलिक अधिकारों के रक्षोपाय है, मतलब उनकी सुरक्षा का एक उपाय है। जो दूसरे मौलिक अधिकार हैं उनकी सुरक्षा करने का एक तरह से ये उपाय है ताकि नागरिकों के मौलिक अधिकारों का हनन ना हो सके। इसके अंतर्गत कोई भी व्यक्ति मौलिक अधिकारों के हनन की स्थिति में न्यायालय की शरण ले सकता है। इसीलिए डॉक्टर अंबेडकर जी ने अनुच्छेद 32 को संविधान का सबसे महत्वपूर्ण अनुच्छेद बताते हुए कहा था कि इसके बिना संविधान अर्थहीन है, यह संविधान की आत्मा और हृदय है। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है नागरिकों के अधिकारों को लेकर, और ऐसा इसकी इम्पोर्टेंस के बारे में बात करते हुए डॉक्टर अंबेडकर ने भी इस तरह की बात कही थी। सर्वोच्च न्यायालय के पास किसी भी मौलिक अधिकार के प्रवर्तन के लिए निदेश, आदेश या रिट जारी करने का अधिकार है। ठीक है, जो आर्टिकल 32 है ये सर्वोच्च न्यायालय के पास एक अधिकार देता है कि वह मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए निदेश, आदेश या रिट जारी कर सकता है। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा बंदी प्रत्यक्षीकरण, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं हैबेस कॉर्पस, रिट जारी कर सकता है। परमादेश, जिसको मैंडामस बोला जाता है, इस तरह की रिट जारी कर सकता है। प्रतिषेध, प्रोहिबिशन, रिट जारी कर सकता है। उत्प्रेषण, सेंटियोरी या फिर अधिकार पृच्छा, कुआ वारंटो, ये सारी रिट 5 तरह की रिट जारी कर सकता है सर्वोच्च न्यायालय। तो अभी बात समझ में आ गई कि सर्वोच्च न्यायालय का अधिकार है, अगर कोई अपील करता है, याचिका दायर करता है सर्वोच्च न्यायालय में कि उसके अधिकारों का हनन हो रहा है, तो सर्वोच्च न्यायालय इस तरह के आदेश दे सकता है, ये रिट जारी कर सकता है। यहाँ पे जानने वाली एक और बात है कि संवैधानिक प्रावधानों के मुताबिक, संविधान के मुताबिक ही राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए किसी भी न्यायालय के समक्ष याचिका दायर करने के अधिकार को निलंबित कर सकता है। ठीक है, तो अभी हम लोगों ने सुप्रीम कोर्ट के बारे में ही बात की, क्योंकि जो हमारा आर्टिकल 32 है वो सिर्फ सुप्रीम कोर्ट से संबंधित है और वो ये कहता है कि याचिका दायर कर सकता है कोई भी सिटीजन अगर उसके संवैधानिक अधिकारों का हनन होता है। बट आपातकाल की स्थिति में जो हमारे राष्ट्रपति हैं वो इस अधिकार को निलंबित कर सकते हैं। ठीक है, तो उनके पास ये अधिकार होता है। इसके अलावा अन्य किसी भी स्थिति में इस अधिकार को निलंबित को नहीं किया जा सकता है। ठीक है, तो आपातकाल की स्थिति में राष्ट्रपति ही इसको निलंबित कर सकते हैं अधिकार को, बाकी किसी भी अवस्था में ये निलंबित नहीं होता है। मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के मामले में सर्वोच्च न्यायालय का मूल क्षेत्राधिकार तो है, किंतु यह न्यायालय का विशेषाधिकार नहीं है। ऐसा क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि यह सर्वोच्च न्यायालय का मूल क्षेत्राधिकार इस अर्थ में है कि इसके तहत एक पीड़ित नागरिक सीधे सर्वोच्च न्यायालय जा सकता है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि ये सर्वोच्च न्यायालय का एक मूल क्षेत्राधिकार में आता है, हालांकि यह सर्वोच्च न्यायालय का विशेषाधिकार नहीं है। अब ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्योंकि संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय को भी मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए रिट जारी करने का अधिकार दिया गया है। बहुत क्लियर कट है
कि जो हमारे हाई कोर्ट्स हैं उनको भी रिट जारी करने का अधिकार है। और कब होगा? जब कोई भी नागरिक वहां जाके याचिका दायर करता है। वहां पे हाई कोर्ट्स में भी ऐसा किया जा सकता है और सर्वोच्च न्यायालय में भी ऐसा किया जा सकता है, सुप्रीम कोर्ट में भी ऐसा किया जा सकता है। इसलिए हम ये कह रहे हैं कि यह केवल सर्वोच्च न्यायालय का विशेषाधिकार नहीं है। सर्वोच्च न्यायालय ने अपने कई निर्णयों में कहा कि जहां अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय के माध्यम से राहत प्रदान की जा सकती है, वहां पीड़ित पक्ष को सर्वप्रथम उच्च न्यायालय के समक्ष ही जाना चाहिए। ठीक है, ऐसा क्यों कहा? क्योंकि देखा गया है कि ज्यादातर लोग सीधे सर्वोच्च न्यायालय पहुंच जाते हैं। ठीक है, तो इससे क्या हो गया कि वहां पे बहुत सारे मामले लंबित पड़े हुए हैं, क्योंकि ऐसा नीचे वाले न्यायालय में किया जा सकता है जो कि हाई कोर्ट है, वहां पे किया जा सकता है। इसलिए सर्वोच्च न्यायालय कहता है कि सबसे पहले नीचे वाले अदालत में जाना चाहिए जो कि हाई कोर्ट है, उसके बाद वहां पे अगर आपकी सुनवाई नहीं होती है या कुछ ऐसा होता है तो आप सर्वोच्च न्यायालय जा सकते हैं। वर्ष 1997 में चंद्र कुमार बनाम भारत संघवाद में सर्वोच्च न्यायालय ने अपने निर्णय में कहा था कि रिट जारी करने को लेकर उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय दोनों के अधिकार क्षेत्र संविधान के मूल ढांचे का एक हिस्सा है। ठीक है, तो सर्वोच्च न्यायालय ने इस वाले निर्णय में ये कहा था कि दोनों को ही समान अधिकार लगभग दिए गए हैं और दोनों संवैधानिक ढांचे के अंदर ही अधिकार ऐसे दिए गए हैं कि वहां से वो रिट जारी कर सकते हैं मौलिक अधिकार के प्रवर्तन के लिए। सुप्रीम कोर्ट ने अभी एक बात बोली कि अनुच्छेद 32 के तहत याचिकाकर्ता को सबसे पहले निचली अदालत में जाना चाहिए। तो इस व्यवस्था के विरुद्ध भी कुछ तर्क हैं जिनके बारे में हम देखते हैं। अतीत में ऐसा कई बार देखा गया है कि जब सर्वोच्च न्यायालय ने उच्च न्यायालय के मामलों को अपने पास स्थानांतरित कर दिया है, तो क्या होता है कि ये संविधान में भी दिया हुआ है कि कोई ऊंची अदालत जो होती है वो नीचे वाले से कोई भी मामला अपने पास स्थानांतरित कर सकती है अगर उसको वो ठीक लगता है। तो इस वजह से क्या होता है कि जो अनुच्छेद 32 है उसके तहत जो याचिकाकर्ता के पास दो ऑप्शन अवेलेबल हैं, दो ऑप्शन है उसके पास कि वो या तो हाई कोर्ट में अपील कर सकता है या तो सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकता है। तो अगर ऐसा होता है कि सुप्रीम कोर्ट वहां से केस अपनी तरफ स्थानांतरित कर लेता है तो उसका एक ऑप्शन तो खत्म हो जाता है। ये यहाँ पे बात कही जा रही है। इसका सबसे ताजा उदाहरण हाल ही में तब देखने को मिला जब सर्वोच्च न्यायालय ने राष्ट्रीय राजधानी के सेंट्रल विस्ता प्रोजेक्ट हेतु भूमि उपयोग से जुड़े एक मामले को दिल्ली उच्च न्यायालय से स्वयं को स्थानांतरित कर दिया, जबकि याचिकाकर्ताओं ने इस तरह के हस्तांतरण की मांग नहीं की थी। ठीक है, तो अगर उन्होंने मांग नहीं की या फिर भी स्थानांतरित हो जाता है तो उनका एक ऑप्शन खत्म हो जाता है अपीलकर्ता का। जब मामलों का इस तरह से स्थानांतरण किया जाता है तो याचिकाकर्ता अपील का अपना एक माध्यम खो देते हैं जो मामले के स्थानांतरण न किए जाने की स्थिति में उनके पास उपलब्ध होता है। आप बिल्कुल अच्छे से समझ सकते हैं कि अगर अपीलकर्ता के पास पहले दो ऑप्शन थे, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट, बट अगर हाई कोर्ट में उन्होंने अपील किया और उनका मामला वहां से सुनवाई नहीं होती है और स्थानांतरित हो जाता है सुप्रीम कोर्ट में, तो अब उनके पास सिर्फ और सिर्फ एक ही रास्ता बचा हुआ है, वो क्या है? सुप्रीम कोर्ट। तो हमें यह भी पता होना चाहिए कि जो हमारे संविधान का भाग 3 है वहां पे क्या दिया हुआ है? फंडामेंटल राइट्स हैं, हमारे मौलिक अधिकार दिए हुए हैं। तो मौलिक अधिकारों में भी ये 32 अनुच्छेद भी आता है क्योंकि ये भी एक तरह का मौलिक अधिकार है। तो संविधान के उपचारों का अधिकार इसको बोला जाता है, अनुच्छेद 32 को। तो संविधान में इस तरह से अनुच्छेद 32 से 35 तक ये इस हेडिंग के अंतर्गत आते हैं, संवैधानिक उपचारों का अधिकार में आते हैं कि इसमें जो 32 से अनुच्छेद 35 तक हैं ये सारे संवैधानिक उपचारों के अधिकार हैं। और इनमें क्या क्या दिया हुआ है? तो जैसे कि हमें पता है कि जो अनुच्छेद 32 है उसमें प्रदत्त अधिकारियों को प्रवर्तित कराने के लिए उपचार है। ठीक है, तो इसमें सुप्रीम कोर्ट को यह दिया जाता है अधिकार कि आप कोई याचिकाकर्ता अगर अपील करता है तो आप उसके जो मौलिक अधिकार हैं उनको प्रवर्तन करने के लिए रिट जारी करें। तो इस तरह का अधिकार 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट को दिया गया है और इस अधिकार का प्रयोग जो आम नागरिक हैं वो करते हैं। अनुच्छेद 32A भी था जो कि हटा दिया गया है। इसके बाद अनुच्छेद 33 को देखें तो इसमें क्या है? इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों का बलों आदि को लागू होने में उपांतरण करने की संसद की शक्ति। तो इसमें कहा गया है कि जहां पे भी जो फोर्सेस हैं उनमें अगर इस अधिकार को लागू करने में वो चेंज कर सकते हैं। 34 में क्या है? जब किसी क्षेत्र में सेना विधि प्रवृत्त मतलब आपातकाल की स्थिति या कुछ ऐसी सेना का शासन लागू होता है किसी क्षेत्र में, तो इसमें इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों पर निर्बंधन मतलब उसमें रिस्ट्रिक्शन भी की जा सकती हैं। तो 34 के तहत ऐसा होता है। इस भाग में उपबंधों को प्रभावित कराने का विधान, तो जो अभी हमने बात की, तो इसको किस तरह से लागू करवाना है इसी अनुच्छेद 35 में ऐसा कहा गया है। तो ये हो गया कि हमारे संविधान में अनुच्छेदों के हिसाब से किस तरह से
संवैधानिक उपचारों के अधिकार के बारे में बात कही गई है। क्योंकि हम लोग अनुच्छेद 32 के बारे में पढ़ रहे हैं तो हमें यह भी देखना चाहिए कि इसको संविधान में किस तरह से लिखा गया है। तो ये संविधान का भाग है जो दिख रहा है आपको। तो यहाँ पे ऐसे लिखा हुआ है, ये हेडिंग है आपकी, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, और अनुच्छेद 32 यहाँ से शुरू होता है। इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों को प्रवर्तित कराने के लिए उपचार। इस भाग का मतलब है भाग 3 में जो भी अधिकार दिए हुए हैं उनको प्रवर्तित कराने के लिए एक तरह से उपचार है जो संविधान का अनुच्छेद 32 है। इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों को प्रवर्तित कराने के लिए समुचित कार्रवाइयों द्वारा उच्चतम न्यायालय में समावेदन करने का अधिकार प्रत्याभूत किया जाता है। इसका जो दूसरा है नंबर, वो क्या कह रहा है, इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों में से किसी को प्रवर्तित कराने के लिए उच्चतम न्यायालय को ऐसे निर्देश, आदेश या रिट जारी करने के, जिसके अंदर कौन कौन सी रिट आती हैं, बंदी प्रत्यक्षीकरण आता है, परमादेश, प्रतिषेध, अधिकार परीक्षा, उत्प्रेषण रिट आते हैं, जो भी समुचित हो निकालने की शक्ति होगी। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पे साफ साफ कह रहा है कि सिर्फ उच्चतम न्यायालय को, आर्टिकल 32 में उच्चतम न्यायालय के बारे में ही बोला जा रहा है, सुप्रीम कोर्ट के बारे में ही बोला जा रहा है, हाई कोर्ट के बारे में नहीं बोला जा रहा है, उसके लिए दूसरा आर्टिकल है। ठीक है, तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि हमारा जो संविधान है वहां उसमें किस तरह से इस चीज को मेंशन किया गया है। अब बात करते हैं संविधान के अनुच्छेद 226 के बारे में, जो हाई कोर्ट या उच्च न्यायालय से रिलेटेड है। तो यहाँ पे अनुच्छेद 226 उच्च न्यायालयों को नागरिकों के मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन अथवा किसी अन्य उद्देश्य के लिए सभी प्रकार की रिट जारी करने का अधिकार प्रदान करता है। तो ये अधिकार किसको प्रदान करता है? जो हमारा संविधान है अनुच्छेद 226 के तहत हाई कोर्ट को एक अधिकार प्रदान करता है कि वो रिट जारी कर सकते हैं जब कोई नागरिक अपने अधिकारों के प्रवर्तन के लिए वहां पे याचिका करते हैं, अपील करते हैं, या फिर किसी अन्य उद्देश्य से वहां पे अपील करते हैं। यहाँ किसी अन्य उद्देश्य का अर्थ किसी सामान्य कानूनी अधिकार के प्रवर्तन से है। इस प्रकार की रिट को लेकर उच्च न्यायालय का अधिकार क्षेत्र सर्वोच्च न्यायालय की तुलना में काफी व्यापक है। ठीक है, तो ये चीज इसलिए कही जा रही है कि सर्वोच्च न्यायालय में सिर्फ और सिर्फ मूल अधिकारों के प्रवर्तन की बात की गई है, बट यहाँ पे जो आपका अनुच्छेद 226 है, यहाँ पे हाई कोर्ट के लिए कहा गया है कि किसी अन्य उद्देश्य को भी शामिल किया गया है। इसकी वजह से जो हाई कोर्ट का एरिया है, क्षेत्राधिकार है, वो बढ़ जाता है, व्यापक हो जाता है। जहां एक और सर्वोच्च न्यायालय केवल मौलिक अधिकारों के हनन की स्थिति में ही रिट जारी कर सकता है, वहीं उच्च न्यायालय को किसी अन्य उद्देश्य के लिए भी रिट जारी करने का अधिकार है। तो अब हम यहाँ पे देख लेते हैं कि हमारे संविधान में, एक्चुअल संविधान में अनुच्छेद 226 है, उसमें क्या लिखा हुआ है। तो अनुच्छेद 226 इस तरह से है, कुछ रिट निकालने की उच्च न्यायालय की शक्ति। अनुच्छेद 32 में किसी बात के होते हुए भी, अनुच्छेद 32 में इसी से रिलेटेड वहां पे दिया गया है, इसलिए ये ऐसे लिख रहा है। फिर बोल रहा है कि प्रत्येक उच्च न्यायालय को उन राज्य क्षेत्रों में सर्वत्र जिनके संबंध में वह अपनी अधिकारिता का प्रयोग करता है, ठीक है, भाग 3 में प्रदत्त अधिकारों में से किसी को प्रवर्तित कराने, भाग 3 का मतलब है हमारा जो फंडामेंटल राइट्स का भाग है, मूल अधिकारों का भाग है, उसमें किसी अधिकार, उसमें जो अधिकार हैं उनको प्रवर्तित कराने के लिए और किसी अन्य प्रयोजन के लिए भी उन राज्य क्षेत्रों के भीतर किसी व्यक्ति या प्राधिकारी को समुचित मामलों में किसी सरकार को ऐसे निर्देश, आदेश या रिट जिनके अंतर्गत कौन सी रिट आती हैं, बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, अधिकार परीक्षा, उत्प्रेषण रिट आती हैं, ठीक है, या उनमें कोई निकालने की शक्ति होगी। ऐसा देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, और यहाँ पे प्रॉपर्ली लिखा हुआ है कि जो भाग 3 में प्रदत्त अधिकारों को प्रवर्तन के लिए और उसके बाद किसी अन्य प्रयोजन के लिए भी। तो यहाँ से ये बिल्कुल अच्छे से समझ में आता है कि संविधान में इस तरह से लिखा हुआ है। तो अभी जो हम लोगों ने पढ़ा वो अभी रिसेंट की एक घटना से भी संबंधित है। तो वो क्या घटना है कि हाल ही में केरल के एक पत्रकार से संबंधित मामले की सुनवाई करते हुए मुख्य न्यायाधीश S.A. बोबडे ने कहा कि हम अनुच्छेद 32 के तहत दायर याचिकाओं को हतोत्साहित करने का प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने ऐसा इसलिए कहा कि मुख्य न्यायाधीश S.A. बोबडे ने कहा कि सर्वोच्च न्यायालय में अनुच्छेद 32 के तहत दायर याचिकाओं की भरमार है और लोग अपने मौलिक अधिकारों के हनन की स्थिति में संबंधित उच्च न्यायालय के पास जाने की बजाय सीधे सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष याचिका दायर कर रहे हैं, जबकि संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालयों को भी ऐसे मामलों में रिट जारी करने का अधिकार प्रदान किया गया है। ठीक है, तो इसलिए उन्होंने ऐसी बात कही है। तो हम लोगों ने इस लेसन में काफी कुछ सीखा, अनुच्छेद 32 के बारे में सीखा, अनुच्छेद 226 के बारे में सीखा, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जो भी क्षेत्राधिकार हैं इनसे संबंधित उनके बारे में बात की। तो बस इस लेसन में इतना ही। आगे के लेसन में हम और अच्छे अच्छे टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे।
थैंक यू।